हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो फिर आप जानते हैं क्या करना है आपको। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एकदम याद से नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। इससे होता क्या है ना कि जैसे हिंदी मीडियम के चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड होता है, चाहे कोई लाइव क्लास हो, कोई अपडेट हो, कोई रिकॉर्डिंग हो, तो उसकी जानकारियां, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाती हैं। आप किसी भी कंडीशन में कुछ भी मिस आउट नहीं करते। बस एक बात का आप खास ख्याल रखें कि हिंदी मीडियम के चैनल पर क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। कौन कौन से स्टेट बोर्ड्स हैं सर? तो एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, जाकर के आप चेकआउट कर लीजिएगा। वहां से आप ई नोट्स और ई बुक्स भी बाकायदा अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब जरा कहानी को शुरुआत देने वाले हैं। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 11 ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इसके अंदर अब हम करने वाले हैं इसके एमसीक्यू, मतलब क्या, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये दो पार्ट्स में आपको मिलेगा, तो ये रहेगा इसका पार्ट नंबर 1। ठीक है, बिना समय लगाए लेकर के चलते हैं आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरफ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज द लोएस्ट वर्क फंक्शन? अब जरा गौर करिएगा, वर्क फंक्शन बेसिकली होता क्या है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूं कि एक मेरे पास मेटल सरफेस है और इसका जो वर्क फंक्शन है वो 100 जूल है। अब अगर किसी मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन 100 जूल है, इसका मतलब क्या होता है कि कम से कम 100 जूल का रेडिएशन चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो पाए। और टू बी वेरी प्रैक्टिकल, मुझे 100 जूल से ऊपर का ऊपर की एनर्जी का रेडिएशन चाहिए अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर निकालना है। तो वर्क फंक्शन बेसिकली आपको यह बताता है कि मिनिमम कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, तो अब जरा गौर करिए, एक मेटल सरफेस वो था और दूसरा मेटल सरफेस मान ले मेरे पास में ये नीचे की तरफ है। ठीक है, और मान लेते हैं इसका वर्क फंक्शन कितना है, 400 जूल है। ठीक है, तो जहां पे वर्क फंक्शन ज्यादा होता है इसका मतलब क्या है कि वहां पे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। और जहां पे वर्क फंक्शन कम होता है इसका मतलब ये होता है कि वहां पे कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए। इट इज एज सिंपल एज दैट। बोलो हाँ कि ना? यस सर, ये वाला फंडा बाकायदा पूरा तरीके से क्लियर आउट हो चुका है। ठीक है, तो वर्क फंक्शन क्या होता है सर? मिनिमम एनर्जी of incident radiation, minimum energy of incident radiation, कम से कम कितनी एनर्जी आपको चाहिए ताकि आप इलेक्ट्रॉन्स को यहां से बाहर निकाल सको। तो मिनिमम एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन रिक्वायर्ड, मिनिमम एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन रिक्वायर्ड टू emit electrons from the metal surface। ठीक है, to emit electrons from the metal surface, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए मिनिमम कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, उसे अपन कहते हैं क्या सर? वर्क फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अब जरा गौर करते हुए चलना, एक बहुत ही एक फैक्ट है बेसिकली कि अगर आप ना वर्क फंक्शन की बात करें तो वर्क फंक्शन लोएस्ट और हाईएस्ट किसके लिए होता है? ठीक है, तो वर्क फंक्शन जो होता है ना वो लोएस्ट होता है सीजियम मेटल के लिए, और वर्क फंक्शन जो होता है ना सर वो हाईएस्ट होता है प्लैटिनम के मेटल के लिए। ठीक है, तो वर्क फंक्शन इज लोएस्ट फॉर कौन सा मेटल सर? वर्क फंक्शन इज लोएस्ट फॉर सीजियम। और कितना होता है सर इसका वर्क फंक्शन? ये होता है सर 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, चलेगा आप लोग को? ऐसा बिल्कुल चलेगा। और जो हाईएस्ट होता है ना सर, हाईएस्ट होता है वर्क फंक्शन प्लैटिनम के लिए। वर्क फंक्शन हाईएस्ट होता है प्लैटिनम के लिए, वो अपने पास में कितना होता है सर? 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये वाला फंडा समझ में आ गया क्या? सब बिल्कुल समझ में आ गया। अब जरा गौर करते हुए चलेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अपन ना बेसिकली क्या होता है, मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट। अगर आपको सीजियम में से इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो आपको मिनिमम 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देनी पड़ेगी, तब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाएगा। और अगर आपको प्लैटिनम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो आपको 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को सप्लाई करना पड़ेगा, तभी प्लैटिनम का मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर पाएगा। नाउ द थिंग इज दिस कि हम लोग जो फेमिलियर होते हैं ना एनर्जी के टर्म्स में, हम लोग फेमिलियर होते हैं जूल से, इतना जूल दे दो, इतना जूल दे दो। बट द थिंग इज दिस कि यहां पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करी जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज आल्सो एक्सेप्टेड यूनिट फॉर एनर्जी। लेकिन हमें फिर भी कन्वर्जन जानना होता है कि भाई कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है। तो उसका जो कन्वर्जन है ना, जरा उस बात पे आप फोकस करिएगा। इसका जो कन्वर्जन है जरा इस बात पे आप फोकस करिएगा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है 1.6 10 टू द पावर -19 जूल के बराबर।
एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है सर? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 10 टू द पावर माइनस का 19 जूल। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, मेरे ख्याल में ये वाला फंडा आप लोगों के दिमाग में बाकायदा तरीके से बैठ चुका होगा, तो जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और इसी में आपका पहले वाले का आंसर भी छुपा हुआ है। बिल्कुल सर, क्या है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज द लोएस्ट वर्क फंक्शन? तो सर लोएस्ट वर्क फंक्शन होता है सीजियम का। कितना होता है सर? 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई अगर पूछता है कि हाईएस्ट किसका है तो फिर प्लैटिनम होता है। ठीक है, ओके सर, तो इसका जो सी वाला ऑप्शन होगा ना वो बिल्कुल ही सटीक ऑप्शन होगा। इस पे आप टिक लगा करके आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन हीटेड सुटेबली? तो जब आप उसको हीट करते हो ना, तो फिर जब किसी मेटल सरफेस को आपने हीटिंग करी और उसको एनर्जी प्रोवाइड करी ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दे, इस प्रोसेस को कहा जाता है थर्मायनिक एमिशन। क्या बोलते हैं इसको अपन? थर्मायनिक एमिशन। जरा गौर करो, मान लो इसका वर्क फंक्शन 100 जूल है। अगर इसका वर्क फंक्शन 100 जूल है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए आपको कम से कम 100 जूल की एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या बोला मैंने? अगर किसी मेटल सरफेस का जो वर्क फंक्शन अगर वो 100 जूल है तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए आपको कम से कम 100 जूल की एनर्जी तो प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी। ठीक है, आई मेरी बात समझ में? यस, ये वाली बात समझ में आ गई है। ठीक है, अब ये जो 100 जूल की एनर्जी है वो आप कैसे देते हो, वो उस कैसे आप उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हो, उसी बेसिस पर बेसिकली चार तरह के इलेक्ट्रॉनिक एमिशन प्रोसेस निकलते हैं। क्या बोला मैंने? अगर इस मेटल सरफेस को 100 जूल की एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए, तो फिर आप इसको 100 जूल की एनर्जी दे तो दोगे, लेकिन किन किन प्रोसेसेस को यूज करके आप इसको 100 जूल की एनर्जी देते हो, तो उसी पर खिंच गया है पूरा इलेक्ट्रॉन एमिशन का प्रोटाइप्स। ठीक है, पहला होता है अपने पास में क्या सर? थर्मायनिक एमिशन। उसमें क्या होता है कि आप इसको हीट कर दो। थर्मायनिक एमिशन में क्या होता है कि सर आप इसको हीटिंग प्रोवाइड कर दो। अगर आप इसको हीट प्रोवाइड करोगे, सफिशिएंट एनर्जी इसको मिल जाएगी, इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर आ जाएंगे, तो इस तरह के प्रोसेस ऑफ एमिशन को कहा जाता है सर थर्मायनिक एमिशन। ठीक है, इस तरह के प्रोसेस ऑफ एमिशन को कहा जाता है क्या सर? थर्मायनिक एमिशन कहा जाता है। ठीक है सर, पक्का ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया, ये सब बाकायदा पूरा क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पे जब हीटिंग करके आप मेटल सरफेस में से जब आप सुटेबली उसको हीट करके हीट करके आप मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल रहे हो, तो दैट इज बेसिकली नथिंग बट थर्मायनिक एमिशन। ठीक है, दूसरा अपने पास में क्या होगा सर? कोल्ड कैथोड एमिशन। इसमें क्या होता है कि आप जैसे मान लीजिए मुझे इस वाले मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना है। ठीक है, तो सामने वाली प्लेट को मैं कर दूंगा हेवीली पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास में, तो ये खिंच जाएगा इलेक्ट्रॉन्स। ये सोचा गया था, बट होता क्या है ना कि ये जो कोल्ड कैथोड या जो फील्ड एमिशन भी इसका नाम होता है, ठीक है, इसमें क्या है खर्चा बहुत ज्यादा आता है ना। मतलब 10 टू द पावर 7 अप्रोक्सीमेटली ऐसा मान लीजिए 10 टू द पावर 7 वोल्ट पर मीटर, इतना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ता है पर मीटर, तब जाकर के आप इलेक्ट्रॉन्स को सुटेबली और सक्सेसफुली बाहर निकाल पाते हो। बहुत महंगा पड़ेगा वो। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी एमिशन में फास्ट मूविंग पार्टिकल जाते हैं, टकराते हैं और कोलाइड करके एनर्जी को ट्रांसफर कर देते हैं, तब निकलता है यहां से इलेक्ट्रॉन। पर ये भी क्या है, इसकी भी एफिशिएंसी बहुत ही बेकार होती है। सबसे बेहतरीन एफिशिएंट जो होता है ना इन चारों में से होता है अपने पास में फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। लेकिन यहां पूछा हुआ था कि अगर आप हीट करके निकालते हो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को, तो क्या कहलाएगा वो प्रोसेस? सर वो कहलाएगा अपने पास में थर्मायनिक एमिशन। ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया क्या? यस सर, क्वेश्चन नंबर 2 का फंडा जो है ना वो बाकायदा एकदम तरीके से सटीक तरह से क्लियर आउट हो चुका है सर। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, चलिए। द फोटो करेंट फ्रॉम द एमिटर प्लेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज? अच्छा, फोटो करंट किन चीजों पर डिपेंड नहीं करता? फोटो करंट किन चीजों पर डिपेंड नहीं करता? तो पहली बात तो आप ये समझें, इंटेंसिटी पे तो डिपेंड करता है। फोटो करंट जो है ना वो इंटेंसिटी पे तो डिपेंड करता है। इंटेंसिटी को बढ़ाने से क्या होता है, जरा गौर फरमाइएगा। अगर आपने इंटेंसिटी को बढ़ा दिया तो इंटेंसिटी को बढ़ाने से बेसिकली क्या होता है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़े आते हैं, और नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। अगर इंटेंसिटी को बढ़ाओगे तो फोटॉन्स बढ़ जाएंगे, फोटॉन्स बढ़ जाएंगे तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, और फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे तो फोटो करंट भी बढ़ जाएगा। आई मेरी बात समझ में? फोटॉन्स बढ़ जाएंगे तो फोटो करंट भी बढ़ जाएगा। ये वाला मसला पूरा क्लियर है? यस, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है। तो इंटेंसिटी पे तो डिपेंड करता है। आपसे पूछा हुआ है कि एमिटर प्लेट से जो निकलने वाला करंट है वो किन चीजों पे डिपेंड नहीं करता, तो भैया इंटेंसिटी पे तो डिपेंड करता है, इसे काट दो। उसके बाद नंबर ऑफ फोटॉन्स, भाई नंबर ऑफ फोटॉन्स पे भी डिपेंड करता है ना। अरे अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा तो ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन जाकर के स्ट्राइक करेंगे, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, तो ज्यादा करंट बनेगा, तो कहीं ना
कहीं फोटो करंट डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ फोटॉन्स के ऊपर? यहां तो पूछा है किस पर डिपेंड नहीं कर रहा, वो बताओ। उसके बाद नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड, अरे जब फोटो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाएगी तभी तो फोटो करंट बढ़ेगा ना भाई। जब इंटेंसिटी बढ़ा दी मैंने, इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होता है, ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन जाके स्ट्राइक करेंगे, तो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेंगे, तो फोटो करंट भी बढ़ जाएगा। तो फोटो करंट बढ़ जाता है ना, आई मेरी बात समझ में? तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है उस पर तो डिपेंड कर रहा है फिर फोटो करंट, ठीक है। लेकिन सर फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये है अपने पास सही आंसर। किस पे डिपेंड नहीं करेगा सर? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेगा, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करेगा। अगर आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करोगे ना तो जो इलेक्ट्रॉन्स मेटल प्लेट से बाहर निकल रहा है ना उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, लेकिन करंट नहीं बढ़ने वाला। तो अपने पास ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल ही सटीक ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी द वेरी ट्रू आंसर, ठीक है। हो गया पूरा फंडा क्लियर? यस सर, ये वाला पूरा फंडा क्लियर हो चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सुटेबल सिनेरियो फॉर विच फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन इज पॉसिबल? इन चारों में से कौन सा पॉसिबल सुटेबल सिनेरियो है जहां पे इलेक्ट्रॉन का एमिशन जो है वो पॉसिबल हो सकता है? पहला, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज लेस देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। नहीं सर, जैसे मान लीजिए अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, ठीक है, तो आपका जो सोर्स ऑफ रेडिएशन होगा उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज से ऊपर होना चाहिए। जैसे वर्क फंक्शन याद है, वर्क फंक्शन क्या बताता है आपको कि भाई अगर वर्क फंक्शन 100 जूल है ना तो कम से कम 100 जूल की तो एनर्जी चिपकानी पड़ेगी तभी निकलेगा वहां से इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसी तरह से अगर किसी मेटल सरफेस का जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है, इसका मतलब कम से कम 50 हर्ट्ज का तो रेडिएशन जाकर के स्ट्राइक करवाना ही पड़ेगा, कम से कम 50 हर्ट्ज का तो रेडिएशन जाकर के स्ट्राइक करवाना ही पड़ेगा, तभी वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल करके अपन ला सकते हैं। अब ये तो बोल रहा है कि इंसिडेंट रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम है और थ्रेशोल्ड की फ्रीक्वेंसी जो है वो ज्यादा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं होता है। नाउ एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन, ये बात बिल्कुल सही है। अगर इंसिडेंट रेडिएशन की जो एनर्जी है, अगर इंसिडेंट रेडिएशन की जो एनर्जी है अगर वो वर्क फंक्शन से ज्यादा रहती है, अगर इंसिडेंट रेडिएशन की जो एनर्जी अगर वो वर्क फंक्शन से ज्यादा रहती है तो इस सिनेरियो में तो इलेक्ट्रॉन जो है वो वहां से बाहर निकल जाते हैं। बिल्कुल सही बात है सर। तीसरा क्या है? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स नेगेटिव। भाई अगर काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव हो गया है तो उसमें तो इलेक्ट्रॉन एमिट ही नहीं हो पा रहा ना। जैसे मान ली फॉर एग्जाम्पल अगर किसी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है प्लस का 2 जूल भी है, चल ठीक है, प्लस का 2 जूल भी है, तो भाई वो 2 जूल के साथ इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल सरफेस को छोड़ के बाहर आ रहा है, मतलब इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक एमिशन। लेकिन अगर किसी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव में, इसका मतलब प्रॉपर्ली हुआ क्या है ना कि इलेक्ट्रॉन का एमिशन हुआ ही नहीं, ठीक है। आई मेरी बात समझ में? तो दिस इज नेवर गोइंग टू बी अ सुटेबल सिनेरियो फॉर इलेक्ट्रॉनिक एमिशन, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो रहा है इसका मतलब पक्की सी बात है कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है ना दैट शुड बी मोर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर द मेटल सरफेस, ठीक है। ओके सर, डन। नन ऑफ द अबव तो वैसे भी क्या, बिकॉज अपने को मालूम है कि ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द एग्जैक्टली करेक्ट ऑप्शन। तो जल्दी आप इसके ऊपर टिक लगा लेंगे, उसके बाद फिर अपन कहानी में आगे बढ़ते हैं। बोलो हाँ कि ना? यस सर, पूरा फंडा क्लियर है। चलो पांचवा, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस बाय चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन? भाई अगर आप फ्रीक्वेंसी को चेंज करवा रहे हो ना इसका मतलब आपने सोर्स को चेंज करवा दिया, ठीक है। अगर आप नया सोर्स लेकर के आओगे, नया फ्रीक्वेंसी, नया एनर्जी, लेकिन इंटेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्यों भाई? इंटेंसिटी डिपेंड किस बात पे करती है? जैसे मान ले मेरे पास कोई सोर्स ऑफ रेडिएशन है, ठीक है, मेरे पास कोई मेटल प्लेट है, अगर मैं सोर्स ऑफ रेडिएशन को पास लेके आऊंगा ना मेटल प्लेट के, तो अपन कहते हैं कि यहाँ पे इंटेंसिटी जो है वो बढ़ गई है, ठीक है। इंटेंसिटी ऐसे चेंज होती है। फ्रीक्वेंसी वगैरह को चेंज करना मतलब मैंने सोर्स को चेंज कर दिया है, तो सोर्स को चेंज करने से इंटेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बोला मैंने? सोर्स को चेंज करने से, फिर से बोल देता हूं, सोर्स को चेंज करने से इंटेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, फोटो करंट अजी नहीं। कैसे? अगर आपने किसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दिया है तो क्या होगा? अब ज्यादा एनर्जी का रेडिएशन जाएगा, ठीक है, और ज्यादा एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, लेकिन नंबर ऑफ फोटॉन्स की मात्रा चेंज नहीं हुई है, ठीक है। नंबर ऑफ फोटॉन्स डिपेंड किस पे करते हैं? सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी पे। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स डिपेंड किस पे करते हैं? सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी पे। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ओनली। नंबर ऑफ फोटॉन्स डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ओनली। बोलो हाँ कि ना? यस सर, ये वाला फंडा बकायदा पूरा क्लियर है, ठीक है। इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करते, इसलिए फोटो करंट भी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। तो अपन इसको लिख देते हैं कि फोटो करंट इज इंडिपेंडेंट
फोटो करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फोटो करंट जो है सर वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड ही नहीं करता है। फोटो करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी। आ गया समझ में? यस सर। अच्छा, अब क्या था यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस बाय चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। भाई वर्क फंक्शन तो मेटल सरफेस की खुद की प्रॉपर्टी है ना। वर्क फंक्शन हो गया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गया। वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये सब मेटल सरफेस की खुद की प्रॉपर्टी होती है, ये बाकी चीजों पर डिपेंड करती नहीं है सर। ठीक है, अब आता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। ये बात बहुत प्यारी है। काइनेटिक एनर्जी किसकी सर? काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। सुनना मेरी बात को अच्छे से। भाई देखो, अगर आपने फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया ना, तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से जो इंसिडेंट एनर्जी है वो बढ़ जाती है। क्या बोला मैंने? अगर आपने फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया तो जो इंसिडेंट एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से क्या होता है सर? जो इंसिडेंट एनर्जी है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स के निकलने की एनर्जी है ना वो बढ़ जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स ये चेंज होता है बाय चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी। इफ यू चेंज द फ्रीक्वेंसी तो इस केस में जो काइनेटिक एनर्जी होती है एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की वो चेंज हो जाती है, बिल्कुल होती है सर चेंज। ठीक है, तो ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का पूरा फंडा क्लियर हो गया क्या? इतना बस मुझे कंफर्मेशन दे दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 5 का जो पूरा फंडा है वो आप लोग के दिमाग में सटीक तरह से क्लियर आउट हो चुका है सर। पक्का? ओके सर, डन। आगे बढ़ जाओ। तो व्हाट इज द वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ मूविंग इलेक्ट्रॉन इफ इट इज एक्सेलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट्स। ठीक है भाई, किसी भी मूविंग इलेक्ट्रॉन के साथ में जो वेवलेंथ एसोसिएटेड होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? ये एक सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, जरा चेक करिएगा। वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ अ मूविंग इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली, ये हम लोग कर चुके हैं डिराइव, प्लेलिस्ट में आप चेक करेंगे, लास्ट लेक्चर के अंदर था। तो 12.27 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 10 की पावर -10। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या है? 12.27 अपॉन रूट ऑफ वी, मतलब वोल्टेज, मतलब 100 वोल्ट था। ठीक है, और 10 की पावर -10 था ये। तो अपने पास में क्या हो जाएगा सर? 12.27 अपॉन 100 का रूट कितना है? 10 है, और यहाँ पे क्या है सर? 10 की पावर -10 है। तो देयरफॉर लैम्डा अपने पास में क्या हो जाएगा? 12.27 और 10 की पावर कितना है सर? -10 और -1 मतलब -11 मीटर। ठीक है, तो जो वेवलेंथ है अपने पास में वो कितना आ जाएगा? 12.27 10 टू द पावर में -11 मीटर। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, बताओ मुझे यहाँ तक का मसला, यहाँ तक का फंडा पूरा तरीके से क्लियर आउट हो गया कि नहीं? जल्दी कंफर्मेशन दीजिए, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है? यस सर। तो 12.27 10 टू द पावर -11 मीटर, तो 11 वोल्ट बेसिकली। अच्छा, पोटेंशियल वेवलेंथ था ना, तो ये मीटर्स में होगा यार, मीटर्स में होगा, मीटर्स में होगा, मीटर्स में होगा। वेवलेंथ जो था ना सर, वेवलेंथ तो अपने पास में मीटर्स में ही होता है। वेवलेंथ जो होता है अपने पास में सर वो मीटर्स में ही होता है। ठीक है, चलें सर, तो यहाँ पे कोई मसला नहीं है, ये सब कुछ क्या आएगा सर? मीटर्स में ही आएगा। ठीक है, तो मीटर मीटर मीटर। ठीक है, जल्दी से आप इस पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी से आप इस पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट लेंगे। हो गया पूरा फंडा क्लियर? यस सर, ये वाला फंडा जानदार शानदार तरह से क्लियर आउट हो चुका है सर। ठीक है, अब आ जाओ अगले वाले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 7 हियर इट इज फॉर यू। द इक्विवेलेंट वेवलेंथ ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन हैज द सेम वैल्यू एज दैट ऑफ अ फोटोन हैविंग अ एनर्जी ऑफ दिस मच। ओके सर, ठीक है, तो कैलकुलेट करना है मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्या कैलकुलेट करना है सर? मोमेंटम करना है कैलकुलेट। मैं एक बार स्क्रीन से हट जाता हूं ताकि आप लोग एक दफा इस सवाल को खुद से भी ट्राई कर सकें। ठीक है, चलें आगे बढ़ जाएं। ओके सर, तो इक्विवेलेंट वेवलेंथ ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन हैज द सेम वैल्यू एज दैट ऑफ अ फोटोन हैविंग एन एनर्जी ऑफ दिस मच। तो एनर्जी कितनी है सर? 6 10 टू द पावर -17। ओके सर, एनर्जी है 6 10 टू द पावर -17। अब जरा ध्यान देना, एनर्जी होती है hc/λ। ठीक है, इसको अपन रखते हैं अभी के लिए। कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्या कैलकुलेट करना है सर? लीनियर मोमेंटम जो है अपने को ये नहीं पता है, ये अपने को कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए अब जरा अपन आते हैं फॉर्मूले के ऊपर। अब जरा आते हैं अपन कहाँ पे? फॉर्मूले के ऊपर। देखिएगा, आप समझते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू h/mv मतलब मोमेंटम होता है। तो देयरफॉर लीनियर मोमेंटम अपने पास में क्या हो जाएगा सर? h/λ। बिल्कुल सटीक बात है सर। अब h ओवर, भाई देख लैम्डा अपन यहां से निकाल लें तो लैम्डा कितना हो जाएगा? hc/e। लैम्डा कितना हो जाएगा सर अपने पास में? hc/e। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है यार, e इज इक्वल टू hc/λ है, तो लैम्डा क्या हो जाएगा सर? hc/e हो जाएगा। तो लैम्डा को मैंने hc/e कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे अपन जरा काटा पीटी मचाते हैं, h से h निपट जाएगा। तो देयरफॉर अपने पास में जो लीनियर मोमेंटम आएगा ना वो आ जाएगा E/c।
ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द एनर्जी? तो सर एनर्जी अपने पास में कितना है सर, 6 10 की पावर में कितना है, -17, ठीक है। उसके बाद में सी कितना है अपने पास में, 3 10 टू द पावर में +8 है। बोलो हाँ कि ना? यस सर, बाकायदा पूरा क्लियर आउट हो चुका है सर ये। तो लीनियर मोमेंटम अपने पास कितना हो जाएगा, 6/3 करेंगे तो 2, और 10 की पावर कितना हो जाएगा सर, -25, और लीनियर मोमेंटम था तो मास इंटू वेलोसिटी, मतलब क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इसका मतलब 2 10 टू द पावर -25, 2 10 टू द पावर -25, दिस इज गोइंग टू बी द एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन ए वाला सही होगा, और ये रहेगा अपने पास में इसका प्रॉपर डिटेल्ड सोल्यूशन। बताओ बेटा, मुझे यहां पे कंफर्मेशन दो, यहां तक की बात पूरी बाकायदा तरीके से समझ में आ गई है कि नहीं आ गई है? ओके सर, डन हो चुका है, पूरा फंडा क्लियर। चलिए अब आते हैं इसके अगले वाले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, किसी भी इंसिडेंट रेडिएशन की जो एनर्जी है ना, वो है 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, एंड द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल प्लेट इज 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड करना है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ मेटल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मतलब मेटल से जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं उसके अपन को एनर्जी निकालनी है। तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन मतलब E इज इक्वल्स टू एच न्यू इज इक्वल्स टू अपने पास में क्या है सर, 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, बढ़िया। एंड द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल प्लेट फाई नॉट इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट इज इक्वल्स टू 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत उम्दा, बहुत शानदार। फाइंड द के मैक्स, क्या निकालना है अपने को सर, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अपन को निकालनी है। तो सर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर अपन चलेंगे ना, तो क्या बात समझ में आती है भैया अपने को, कि एनर्जी अप्लाइड इक्वल टू क्या होगा, वर्क फंक्शन प्लस के मैक्स। बोलो हाँ कि ना? यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है? चलें फिर आगे बढ़े, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? यस सर, यहाँ तक का फंडा पूरा क्लियर है। अब आपको निकालना है क्या होगी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब जरा आप एक सिंपल से फंडे पे जरा फोकस करिएगा। जो भी आप एनर्जी सप्लाई करते हैं ना, वो बेसिकली क्या होता है सर, वो होता है वर्क फंक्शन प्लस क्या हो जाता है सर, के मैक्स के बराबर, ठीक है। तो के मैक्स जो अपने पास में हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा, सप्लाइड एनर्जी माइनस हो जाएगा सर वर्क फंक्शन, ठीक है। तो जो के मैक्स होगा अपने पास में, एनर्जी सप्लाई कितनी करी आपने, 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और माइनस उसमें से वर्क फंक्शन कितना हो गया सर, 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब ये है, इस वजह से जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बचेगी वो बचेगी 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। कितना बचेगा सर, 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो ये रहेगा इसका डिटेल्ड आंसर, और उसके बाद ऑप्शन नंबर ए पे आप टिक लगा लीजिएगा, दिस इज गोइंग टू बी द एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन ए जो है, दिस इज गोइंग टू बी द एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। चलें आगे बढ़े। ओके सर, डन। अगले वाले पे आ जाओ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस v इज लैम्डा, ठीक है। तो मतलब वैसे भी होता ही है सर, उसमें कोई दो राय नहीं है। लैम्डा वैसे भी अपने पास में क्या था सर, 12.27 एंगस्ट्रैम रूट वी, √2 लिख दिया, √v, ठीक है। ये रहेगा अपने पास में फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या है, व्हाट विल बी इट्स वेवलेंथ व्हेन द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इज इंक्रीज टू 4 वोल्ट। ओके सर, तो अपन एक काम करते हैं, अब जो नया वाला पोटेंशियल डिफरेंस है ना, वो हो जाएगा 4 वोल्ट के बराबर। तो नया वाला वेवलेंथ क्या होगा, वही पूछा होगा इसमें, बिल्कुल सर। तो लैम्डा डैश इज इक्वल्स टू, मेरी बात सुनना, 12.27 एंगस्ट्रैम अपॉन अंडर रूट ऑफ नया वाला वोल्टेज, ठीक है। तो नया वाला वेवलेंथ इज इक्वल्स टू 12.27 एंगस्ट्रैम, और नया वाला वोल्टेज अपने पास में क्या हो जाएगा सर, 4 वोल्ट के बराबर, ठीक है। क्या हो जाएगा सर, 4 वोल्ट के बराबर। तो देयरफॉर लैम्डा डैश इज इक्वल्स टू 12.27 एंगस्ट्रैम। उसके बाद रूट वी जो है ना, ये अपने पास में क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ रूट वी हो जाएगा बेसिकली। कैसे सर, देखो तो √4 क्या होता है, 2, तो 2 तो बाहर, तो √v तो बचेगा ही ना, ठीक है सर। अब जरा गौर करिएगा अच्छे से। तो लैम्डा डैश इज इक्वल्स टू 1/2 को रखो बाहर, ठीक है। उसके बाद में 12.27 √v एंगस्ट्रैम, इसको रखो ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। यस सर, बिल्कुल सटीक बात है। तो लैम्डा डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपने पास में, ये जो 12.27 अपॉन √v अपन ने लिखा है ना, ये 12.27 अपॉन √v क्या हो जाएगा सर, लैम्डा के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, लैम्डा के बराबर। तो यहाँ पे कहानी क्या हो जाएगी सर, लैम्डा/2, ठीक है, बढ़िया।
एक तरफा उम्दा, यस सर, तो लैम्डा बाई 2, तो ये रहेगा अपने पास में इसका आंसर। तो नया वेवलेंथ क्या हो जाएगा सर अपने पास में, लैम्डा बाई 2। ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। जल्दी से आप इस पूरी कहानी पर टिक लगा लीजिएगा। 9th वाला क्वेश्चन भी आपका हो चुका है बिल्कुल डन डनाडन डन क्लियर। ओके सर डन है, पूरा फंडा क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक निपटाते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं आखिरी सवाल के ऊपर। द स्टॉपिंग द पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ द कलेक्टर करेस्पॉन्ड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। ठीक है, अब जरा गौर करते हुए चलेगा क्या होता है जब आप बनाते हैं इसका पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप। तो इट इज समथिंग लाइक दिस, ये बनता है पूरा। उसके बाद फिर यहाँ पे एक क्वार्ट्ज का फिल्टर लग जाता है, ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या होता है सर, एक प्लेट होती है, जरा गौर फरमाइएगा इस पे अच्छे से। एक प्लेट होती है यहाँ पे, सही बात है ना, यस सर बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर सर क्या होती है, प्लेट होती है, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा सर, एक प्लेट यहाँ पर होती है, एक प्लेट सर यहाँ पे होती है। अगर आप इसका पूरा कर्वेचर समझ पा रहे हैं तो ये ऐसा था, वो ऐसा प्लेट था, ठीक है। अब क्या होता है, इसको अपन बोलते हैं एमिटर प्लेट, ठीक है, इसको अपन कहते हैं क्या सर, एमिटर प्लेट कहते हैं। और इसको अपन क्या बोलते हैं सर, इसको अपन कहते हैं सर कलेक्टर प्लेट, ठीक है। अब देखो क्या होता है ना, यहाँ पे अपन पूरा सेटअप जो है इसका बाहर निकाल करके रखते थे ऐसे करके, और फिर अपन ने यहाँ पे क्या है कि एक ओपन स्विच बना करके रखा हुआ था। यहाँ पर अपन ने क्या है सर, एक ओपन स्विच बना करके रखा हुआ था। इसको यहाँ पे जोड़ देंगे, इसको यहाँ पे जोड़ देंगे, और उसके बाद फिर नीचे हम एक सेटअप बनाया करते थे, नीचे हमने एक सेटअप बना करके रखा हुआ है। और उसके बाद फिर अपन इसको नेगेटिव कर दिया करते थे और इसको पॉजिटिव कर दिया करते थे। स्विच तो लगा दिया है कनेक्शन के लिए। अब उसके बाद क्या करेंगे सर, इसको अपन यहाँ पे इसको अपन ने जोड़ दिया है। उसके बाद यहाँ से इसको अपन देखो, ये अपने पास में 0 वोल्ट हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है। अब क्या है कि अगर अपन इसको आगे लेकर के आते हैं और इसको अपन ने जंप करवा दिया, इसको अगर अपन यहाँ पे टच करते हैं, ठीक है, सुनना मेरी बात को अच्छे से, तो ये जाएगा अपने पास में थोड़ा सा क्या है, पॉजिटिव वाले इलाके में, ठीक है। और स्विच को मैंने इसको क्लोज भी कर दिया है। अब ये राइट वाला हिस्सा हो जाता है पॉजिटिव और ओ के लेफ्ट वाला हिस्सा कैसा था, नेगेटिव है, ठीक है। तो अब इसको जो आप जहाँ पे मेरा ये कॉन्टैक्ट पोटेंशियल होगा ना, ये होगा पॉजिटिव साइड पे, ठीक है। तो ये वाला प्लेट हो जाएगा पॉजिटिव। तो जैसे मैं इसको और पॉजिटिव करूंगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एमिट हुए हैं, ठीक है, जैसे मैं इसको और पॉजिटिव करूंगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एमिट हुए हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन जो है ना वो सर आगे ही जाएंगे, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जो है ना सर वो आगे ही जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए हैं ना सर, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आगे की तरफ ही जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये भी आगे, 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 तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है ना वो आगे ही मूव करने वाले हैं। इट इज एज सिंपल एज दैट, बोलो हाँ कि ना। अब क्या होता है, एक सर्टेन पोटेंशियल होता है पॉजिटिव का, जिसपे करके ना होता है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन खिंच जाएंगे, ठीक है। और जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन खिंच जाएंगे तो करंट हो जाएगा मैक्सिमम, और उस करंट को अपन कहते हैं क्या, उस मैक्सिमम करंट को अपन क्या कहते हैं सर, सैचुरेशन करंट, ठीक है। उस मैक्सिमम करंट को अपन क्या कहते हैं सर, उसको अपन कहते हैं सैचुरेशन करंट। क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? यस सर, सैचुरेशन करंट वाला पूरा फंडा क्लियर है। तो जैसे आप कलेक्टर प्लेट को और पॉजिटिव करोगे तो करंट की वैल्यू जो है ना वो मैक्सिमाइज कर जाएगी, अल्टीमेटली रिजल्ट्स इनटू सैचुरेशन करंट। क्या ये वाला फंडा बकायदा पूरा क्लियर हो चुका है? यस सर, ये वाला फंडा बकायदा पूरा क्लियर आउट हो चुका है सर, ठीक है। तो फिर इसका आंसर सी वाला आंसर हो गया था, ठीक है। यस सर, तो यहां तक का फंडा मेरे ख्याल से आप लोगों के दिमाग में बकायदा जानदार शानदार तरह से क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी है तो बनता ही है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, उसके बाद इस वीडियो को फैला दो अपने सारे मित्र मंडल में। सबको ये बात मालूम चल जानी चाहिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर प्लेलिस्ट में फिजिक्स में क्या क्या शानदार चीजें ऐड हो चुकी हैं और क्या जबरदस्त चीजें आप तक और भी जल्द से जल्द पहुंचने वाली हैं। अगर आपका कोई भी फीडबैक है या सजेशन है, तारीफ है या बुराइयां हैं या जो कुछ भी है, तो बड़े ही प्यार भरे शब्दों में अपनी सारी बातें आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं यूजिंग द कमेंट सेक्शन। मैं और मेरी पूरी टीम सुपर एक्टिव रहती है। हम लोग बकायदा वीडियो रिलीज होने के बाद में जो कमेंट्स हम चेक करते हैं ना, जो भी आपके फीडबैक्स होंगे, जो भी आपके सजेशंस होंगे, बेसिकली उन पे ही काम करके होता क्या है कि वीडियोस की जो क्वालिटी है ना वो टॉप नॉच लेवल तक पहुंचती है और फिर हम आप तक डिलीवर कर पाते हैं। आई मेरी बात समझ में? इसी के साथ खत्म करेंगे इस पूरे वीडियो को। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो प्रोवाइड करता है वो इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम
वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज। उसके बाद सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।